गुड आफ्टरनून 11th क्लास। आज से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट देम। लेकिन जो चैप्टर 16 है उसको अपन एक बार बाद में लेंगे। अभी एक बार पहले चैप्टर 17 ले लेते हैं, ठीक है। चैप्टर जो 17 है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या है? सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, एयर को इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से कनेक्टेड है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है और हमारे लंग्स तक जाती है। और लंग्स में जो आल्वियोलीज हैं वहां से वो डिफ्यूज होती है ब्लड के अंदर, और वाया ब्लड जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसमिट होती है टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड टू द बॉडी टिश्यूज। बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी टिश्यूज तक जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर पाया जाता है। रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और एनर्जी का लिबरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर बात करते हैं, और ब्रीदिंग हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेवल पर बात करेंगे कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पूरे चैप्टर के अंदर हम समझेंगे कि कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे बच्चों। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन का कैसे डिफ्यूजन होता है आल्वियोलीज के अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड से आल्वियोलीज में CO2 कैसे वापस आती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और टिश्यू और ऑर्गन में कैसे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, कैसे CO2 का रिलीज होता है, और फिर कैसे उनका ट्रांसपोर्ट होके वापस जो है CO2 लंग्स तक आके रिलीज होती है। तो ये सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बच्चों, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिलेंट्रेट्स की, पूरी सिलेंट्रेट्स की बात करूं, प्लेटी हेलमेंट्स की बात करूं, तो इनके अंदर क्या है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं बच्चों, जो एनेलिड्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, उनकी स्किन भी मॉइस्ट होती है, और स्किन के द्वारा गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूं तो उनमें ट्रेकियल ट्यूब्स पाई जाती है, स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाए जाते हैं। तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। अगर मैं एक्वेटिक एनिमल्स में फिशेस की बात करूं तो इनमें गिल्स पाए जाते हैं। और जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, इनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में। ओके बच्चों, तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं। बच्चों, मैं आप सबसे ये कह रहा हूं कि मेरी ये कोशिश रहती है कि सिंपल से सिंपल तरीके से पढ़ाया जाए, टॉपिक को एकदम सिंपल तरीके से समझाया जाए। नोट्स जो मैं दे रहा हूं आप समझ नहीं रहे हैं, आप समझिए, देखो 9-10 तक तो ठीक है, लेकिन 11-12 का जो सिलेबस होता है वो कंपटीशन का पार्ट होता है। तो ये जरूरी है कि हम आपको उस लेवल तक पढ़ाएं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को भी कवर करें। क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, तो ठीक है, नोट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। तो मैंने नोट्स इस चैप्टर के कल इवनिंग में मैंने भेज दिए थे। वो नोट्स बहुत अच्छे से मेहनत करके बनाए गए, आप उनको देखें। आप चाहे तो उनकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप रिटर्न में ले सकते हैं उनको। और अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को ही पढ़ के लर्निंग करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एडिशनल सपोर्ट देंगे। बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर इसके पाथ को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ साथ में रफ कॉपी में ड्रॉ कर लो डायग्राम।
बेटा आप सब साथ साथ में ड्रॉ कर लें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्केच के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, एकदम सिंपल है समझना, ठीक है।
बेटा साथ साथ में डायग्राम ड्रॉ करते रहो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे जो नोट्स हैं वो पूरे एनसीईआरटी को भी कवर कर रहे हैं, कंपटीशन नीट को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा है तो उसे सेव करके रख लें, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो फोटो कॉपी करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेव करके रख लें। आप एनसीईआरटी लेवल तैयार करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाते समय मैं पूरा कॉम्पिटिटिव पार्ट पढ़ाऊंगा, जिससे आपका एनसीईआरटी के साथ साथ बेस तैयार हो जाए आपके आफ्टर 12th के नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तभी तो बेनिफिट मिलेगा आपको स्कूलिंग के साथ ही। डायग्रामेटिक कोशिश करूंगा सिंपल से सिंपल पढ़ाऊं, ठीक है ना। तो जब भी डायग्राम बना रहा हूं साथ साथ में आप ड्रॉ करते रहें, ठीक है। यस, 11th क्लास ध्यान से देखिए। इस डायग्राम के द्वारा कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पूरा कॉम्पिटिटिव लेवल पर समझेंगे। दिस वन इज द स्केच ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, हमारे अपर लिप के ऊपर ये जो नोज है, इनके ये जो दो छेद हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं, जो कि अंदर वेस्टिब्यूल में जाते हैं। वेस्टिब्यूल से पीछे नेजल चैम्बर है, और नेजल चैम्बर्स अंदर की ओर खुलते हैं
इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, इंटरनल लेयर्स के द्वारा नेजोफेरिंक्स में, इस पार्ट को कहते हैं नेजोफेरिंक्स। और ये फेरिंक्स है। फेरिंक्स वो पार्ट है जो कंबाइंड पार्ट है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। समझ में आ गई बात आपके? तो पीछे की तरफ डॉर्सल पार्ट में डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, इसोफेगस होती है, ठीक है, जिसके छेद को गलेट कहते हैं, जिसके छेद को क्या कहते हैं? गलेट कहते हैं। और इसोफेगस फूड पाइप के फ्रंट में जो है ट्रेकिया होता है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्यूब है, रेस्पिरेटरी ट्यूब है, और इसके पोर को ग्लॉटिस कहते हैं। तो ये जो छेद है बच्चों यहाँ पर ग्लॉटिस, ये कवर्ड रहता है कार्टिलेजिनस फ्लैप से, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये फेरिंक्स जो है कंबाइंड पार्ट है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ओके बच्चों, अब यहां से देखिए बच्चों, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया का ये जो पार्ट है इसे हम लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं, जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। एक और बच्चों मैं वापस पीछे जाता हूं, जो हमारा माउथ है, बकल कैविटी है। तो बकल कैविटी का जो इंटीरियर पार्ट है ये हार्ड पैलेट है, और इसके पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट होता है। और सॉफ्ट पैलेट जो है का एंड जो है अंदर की ओर कुछ इस तरीके से होता है, अंदर की ओर कुछ इस तरीके से होता है। तो इस पार्ट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इव्यूला कहते हैं, इव्यूला। दोबारा देखिए आप, जो अंदर सॉफ्ट पैलेट है और उसके अंदर आप मुंह खोल के देखेंगे तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसे इव्यूला कहते हैं। और ये जो इव्यूला है ये इंटरनल लेयर्स को बंद करता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसको बंद करता है, जिससे फूड पार्टिकल वहां ना जा पाए नेजल चैम्बर में। ठीक है, ये बच्चों ट्रेकिया है, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्यूब कहते हैं, जिसका लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये बच्चों लैरिंक्स है, जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। इसके अंदर 4 प्रकार के कार्टिलेज हैं। एक तो है थायराइड, थायराइड कार्टिलेज, एक है क्रिकॉइड, एक होता है एरिटिनॉइड, और एक होता है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। दोबारा सुन लीजिए, इनमें 4 प्रकार के कार्टिलेज हैं। एक तो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज एंड कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। ये 4 कार्टिलेज हैं। ठीक है बच्चों, फिर लैरिंक्स के अंदर बच्चों वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। तो 2 तो फॉल्स वोकल कॉर्ड होते हैं और 2 ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं पोस्टीरियर पार्ट में। तो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है वो सिर्फ मॉइस्ट करते हैं दूसरे वोकल कॉर्ड्स को, ठीक है, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये बच्चों लैरिंक्स का पार्ट है जो कि वॉइस प्रोड्यूसिंग वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया के अंदर सी शेप्ड सेमी सर्कुलर कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है। ट्रेकिया में सी शेप्ड सेमी सर्कुलर कार्टिलेज की रिंग्स पाई जाती है, जो कि ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देती, पिचकने नहीं देती। ठीक है, उसकी शेप को बनाए रखती है। यहां पर देखिए बच्चों, ये जो ट्रेकिया है ये डिवाइड हो रहा है। ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। बच्चों ये राइट ब्रोंकस एंटर हो रहा है राइट लंग में, और जो लेफ्ट ब्रोंकस एंटर हो रहा है लेफ्ट लंग के अंदर। ठीक है, और ये अब ब्रांच हो रहा है। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ठीक है, और लंग्स के ऊपर बच्चों ये जो छेद है इन्हें हम एयर सेक या आल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर सेक या आल्वियोलाई कहते हैं। ओके बच्चों, तो ये ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड इनका ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकियोल्स है, ये आल्वियोलीज है। ठीक है बच्चों, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। जो लंग्स जो है बच्चों ये इनमें कॉन्ट्रेक्शन या एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है, और राइट लंग के अंदर बच्चों 3 लॉब्स है। ये अपर लॉब है, ये मिडिल लॉब है, ये लोअर लॉब है। यहाँ पर फीसर है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल फीसर है और ये ऑब्लिक फीसर है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल फीसर है और ऑब्लिक फीसर है। और ये जो फीसर है ये हॉरिजॉन्टल फीसर है। ये अपर लॉब, ये लोअर लॉब। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम, ये मस्कुलर पार्टीशन है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं, जो कि अपर और लोअर पार्ट को सेग्रीगेट करता है। तो ये डायफ्राम है और ये डोम शेप होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं वापस से पीछे आ रहा हूं कि जो आल्वियोलीज है वो एक्चुअल साइट है। एक्चुअल में जो ब्रोंकस तक का जो पार्ट है उसे हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं, और उसके बाद का जो पार्ट है उसे रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ठीक है,
यहां देखिए बच्चों, मैंने पाथ बनाया है इनहेलेशन का। नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से एयर नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से इंटरनल लेयर्स में, इंटरनल लेयर से नेजोफेरिंक्स में, नेजोफेरिंक्स से फेरिंक्स में, फेरिंक्स से लैरिंक्स में, लैरिंक्स से ट्रेकिया में, लैरिंक्स से ट्रेकिया के अंदर। ठीक है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, फिर आल्वियोली। तो यहां तक का जो पार्ट है ये कंडक्टिंग जोन है, और फिर ब्रोंकियोल से ये आल्वियोली तक जो पार्ट है ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री है। ठीक है, जो एक्चुअल साइट है गैस एक्सचेंज की वो आल्वियोलाई है। क्या है वो, आल्वियोलाई है। तो आल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्क्वेमस होती है, और जिनकी सेल्स को न्यूमोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमोसाइट कहते हैं। और इनके द्वारा जो है एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम लेसिथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेसिथिन, LECITHIN, लेसिथिन, जो कि एक फॉस्फोलिपिड है, जो कि एक सर्फेक्टेंट है, जो कि आल्वियोलीज को पिचकने नहीं देता है। ठीक है, और आल्वियोलीज को बच्चों कैपिलरीज सराउंड करती है जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। तो जो एयर आल्वियोलीज में आई है वो डिफ्यूज हो जाती है मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड के अंदर, और ब्लड की जो CO2 है वो वापस आल्वियोलाई में आ जाती है। ठीक है, और बच्चों जो ब्रोंकियल ट्री वाला जो पार्ट है, वहां पर जो एयर फिल्ड होती है उसे हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, यहां तक जो ब्रोंकियल ट्री का जो पार्ट है उसके अंदर जो एयर रहती है उसे हम डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, एंड विच इज 150 ml, जो कि 150 ml होती है। समझ में आ गई बात आपके। अब मैं फिर से पीछे जाऊंगा। आपका जो नोज का जो इंटीरियर पार्ट है वहां पर नेजल हेयर भी होते हैं और मॉइस्ट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो एयर जो है जब एंटर होती है तो उसका फिल्ट्रेशन होता है, जो पार्टिकल्स है फिल्टर हो जाते हैं, और जो एयर है वो मॉइस्ट हो जाती है, डस्ट वगैरह वहां चिपक जाती है, और जो एयर है वो बॉडी टेम्परेचर पर आ जाती है। तो एक बार बच्चों आप डायग्राम्स को देख लें, दोनों डायग्राम्स को सही से देख लें। अगर वाकई में बच्चों आपको ये समझ में आया है तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दें। आप लोग प्लीज हैंड रेज कर दें। बच्चों मैं जो लैरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, तो उनको मैं लिख के बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। एक तो है थायराइड कार्टिलेज, जो सबसे ऊपर होती है, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। सेकंड, क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज। थर्ड, क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर है एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रेगुलर जरूर रहे हैं आप लोग। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायो का, 11th के सिलेबस का। एरिटिनॉइड कार्टिलेज, और फिर है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिन, कार्टिलेज ऑफ कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिन। ठीक है, तो ये चार कार्टिलेज, इनका नाम ध्यान रखना। और मैंने क्या बताया आपको कि अल्वियोलीज जो है वहां पर जो सेल्स पाई जाती है जिनका नाम है न्यूमोसाइट। क्या नाम है, न्यूमोसाइट। दो प्रकार की सेल्स होती है, न्यूमोसाइट टाइप फर्स्ट और न्यूमोसाइट टाइप सेकंड। न्यूमोसाइट सेकंड। तो ये जो न्यूमोसाइट सेकंड जो सेल्स हैं ये एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है लेसिथिन। ये कंपटीशन का पार्ट है लेसिथिन। तो लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि एक सर्फेक्टेंट है, जो कि अल्वियोलीज को कोलैप्स नहीं होने देता है। ठीक है बच्चों,
तो ये एक पार्ट है। और एक मैं आल्वियोलाई का डायग्राम बना के आज की क्लास को यही रोक दूंगा, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट अपन कल डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जस्ट एक आल्वियोलाई की डायग्राम बना देता हूं आपको। तो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आल्वियोलाई का है। और इन्हें हम एट्रिया कहते हैं, एट्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा जल्दी में बनाया मैंने। ये जो पार्ट है ये आल्वियोलाई का है और ये एट्रिया का है। ठीक है बच्चों, तो आल्वियोलाई आर द दो साइड्स जहां पर एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का ब्लड में, और ब्लड से CO2 आ जाती है आल्वियोलाई में। आल्वियोलाई से वापस फिर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंक्स, फिर फेरिंक्स, फिर नेजोफेरिंक्स, फिर इंटरनल लेयर, नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और फिर एयर को बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करेंगे। रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। ओके, कल की क्लास में बाकी पार्ट पढ़ेंगे, तो रेगुलर जरूर रहें आप लोग।